नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर गोस्ट में, जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक नया डर और कई अनजाने राज। आज की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसे गांव में जो कभी खुशहाल परिवारों से भरा हुआ था, लेकिन अब वहां सिर्फ टूटे फूटे घर, सुनसान सड़कें, हड्डी और खोपड़ी के अलावा अब कुछ नहीं बचा था। इस कहानी को हम सुनेंगे मेरी नज़र से, क्योंकि मैं खुद उस गांव में रहा करता था और जो मैंने वहां देखा उसे बताने के लिए मैं जिंदा बचूं या नहीं ये मुझे भी नहीं पता है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी रहस्यमयी और डर से भरी कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मिस्टर गोस्ट में अंधेरों का सच कभी रोशनी में नहीं आता। भवनपुर नाम का गांव था। वह गांव बहुत ही खुशहाल गांव के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहां के सभी लोग भाईचारे के साथ रहते थे। सब एक दूसरे की मदद करते थे, चाहे दुख हो या सुख। वहां लगभग सारे अमीर लोग रहते थे, लेकिन उस पूरे गांव में सिर्फ एक परिवार रहता था जो बहुत ही गरीब था। वह परिवार इतना गरीब था कि कभी उनके पास एक वक्त का खाना नहीं होता, तो कभी दोनों टाइम का खाना नहीं होता था। कभी कभी तो वे सिर्फ पानी पीकर सो जाते थे। उस परिवार में 3 लोग रहते थे, माँ बाप और उनका छोटा सा बेटा राघव। गांव वाले इनके साथ बात तक नहीं करते थे, क्योंकि वे गरीब थे। इसलिए कहते थे इनकी किस्मत मनहूस है, इनके पास रहना यानी अपशगुन को गले लगाना है। गरीब होने की वजह से राघव का कोई दोस्त नहीं था। उसे अब अकेले रहने की आदत पड़ गई थी। लेकिन उसकी जिंदगी का असली अंधेरा तब शुरू हुआ जब उसके पापा की मौत हुई। उसके पापा को सही इलाज न मिलने के कारण वह मर गए। राघव ने गांव में सबसे मदद मांगी, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं की। उस दिन राघव ने ठान लिया कि एक दिन आएगा वह लाइफ में बहुत अमीर बनेगा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। राघव की मम्मी भी अपने पति की याद में मर गई। इतना सब होने के बाद भी कोई मदद को नहीं आया, किसी ने कोई आंसू नहीं बहाया। राघव अब अकेला रह गया था। राघव को अकेला देखकर सारे गांव वाले मिलकर उससे काम करवाते और पैसे भी नहीं देते, सिर्फ सूखी रोटी और चटनी देते खाने को। राघव मन ही मन बहुत दुखी रहने लगा था। राघव पर दिन प्रतिदिन लोग इतना अत्याचार करने लगे थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। एक दिन उस गांव में एक परिवार रहने आया। उस परिवार में 2 लोग रहते थे, माँ और एक बेटी। बेटी का नाम था सुनीता और उसकी माँ का नाम था विनीता। उनका घर राघव के घर के बगल में था। वे लोग बहुत अच्छे थे। राघव जब अपने घर के बाहर बैठकर रो रहा था, तभी विनीता आंटी ने उसे रोते देखा। विनीता आंटी ने राघव से पूछा, क्या हुआ बेटा? राघव ने कहा, कुछ नहीं हुआ है चाची, बस यूं ही। विनीता आंटी बहुत अच्छी थीं। वे सारे गांव में सबसे अमीर थीं। विनीता आंटी ने फिर से एक बार राघव से पूछा, बोलो बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ की तरह हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ है बेटा। इतना सुनकर राघव विनीता आंटी के गले लगकर रोने लगा और उन्हें सब बताया। कैसे उसकी मम्मी पापा की डेथ हुई और उनके जाने के बाद कैसे गांव वाले उसको तंग करते और मारते, मुफ्त में काम करवा लेते और खाने में उसे सूखी रोटी और चटनी देते। ये सब सुनकर विनीता आंटी को बहुत बुरा लगा और उनकी आंखों में पानी आ गया। विनीता आंटी ने राघव से कहा, बेटा फिक्र मत करो तुम, मैं हूं ना, आज से तुम मेरे बेटे हो, वैसे भी मुझे बेटा नहीं है। इतना कहकर विनीता आंटी राघव को अपने घर ले गई और उसे अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना, रहने के लिए एक बड़ा कमरा दिया। सुनीता भी राघव का बहुत ध्यान रखती थी। राघव बहुत खुश रहने लगा था। ये देखकर सब गांव वालों को बहुत जलन होती थी। वैसे तो विनीता पूरे गांव में सबसे अमीर थी, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको कोई सामने जाकर बोले। इसलिए सारे गांव वाले आपस में कुछ न कुछ बातें बनाकर पूरे गांव में फैला देते। लेकिन विनीता को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह इतनी अमीर थी कि अगर वह चाहे तो पूरे गांव को एक झटके में 4 बार खरीद ले। विनीता ने राघव और सुनीता का एडमिशन गांव के सबसे अमीर स्कूल में कराया था। राघव और सुनीता दोनों स्कूल जाते और दोनों पढ़ाई में बहुत तेज थे। राघव को जीवन में आगे बढ़ता देख गांव वालों के मन में गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था।
आखिर कब तक गांव वाले सारी बातें मन में रखते। अब उन्होंने विनीता को इनडायरेक्टली ताना कसना शुरू कर दिया था, लेकिन विनीता तो विनीता थी, उसको फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन राघव सब देखता था कि कैसे उसके वजह से विनीता को कितना कुछ सहना पड़ता था। लेकिन विनीता फिर भी जितना प्यार सुनीता से करती थी उतना ही राघव से करती थी। राघव विनीता से कहता है, माँ, तुम्हें मेरे वजह से गांव वालों का कितना कुछ सहना पड़ता है ना। माँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, हालांकि मैं आपका सगा बेटा भी नहीं हूँ। विनीता ये सुनकर राघव से कहती, बेटा, तुम ये सब कुछ सोच रहे हो, और हाँ, भले मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं, लेकिन तुम मुझे मेरे सगे बेटे जितने प्यारे हो। अगर तुम मेरे सगे बेटे होते तो भी मैं तुम्हें उतना ही प्यार करती जितना अभी करती हूँ। ये सब सुनकर राघव की आंखें भर आती हैं और वह विनीता के गले लगकर रोने लगता है। दिन प्रतिदिन राघव का रिश्ता विनीता और सुनीता के साथ और मजबूत हो जाता है। राघव पढ़ाई में बहुत मेहनत करता है और वह पूरे जिले में फर्स्ट रैंक स्कोर करता है। राघव पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी पूरे जिले में फर्स्ट रैंक स्कोर कर चुका था। राघव को आगे बढ़ता देख गांव वालों में राघव के लिए जलन और गुस्सा दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। सारे गांव वाले मिलकर फैसला लेते हैं, आखिर एक गरीब बच्चा अब हमारी बराबरी करेगा। अरे, उसकी तो औकात भी नहीं है हमारे साथ खड़े रहने की, और चला हमारे बच्चों के साथ बराबरी करने। सारे गांव वाले मिलकर कहते हैं, अगर ये सब अभी रोका नहीं गया तो हमें कोई पूछेगा भी नहीं। इतना सब कहकर सारे लोग मिलकर विनीता के घर जाते हैं और विनीता से झगड़ा करते हैं। लेकिन मानना पड़ेगा, विनीता राघव के लिए सबसे झगड़ा करती है। राघव ये सब देख रहा था और रो रहा था। सुनीता राघव को चुप करा रही थी और कह रही थी, भाई मत रो, सब ठीक हो जाएगा। विनीता के आगे किसी का कुछ नहीं चल रहा था, इसलिए सारे गांव वाले थककर अपने अपने घर चले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो विनीता से दिल से बहुत नफरत करते थे। इतनी नफरत करते थे कि वे शाम में एक जगह इकट्ठा होते हैं और विनीता को मारकर उसकी ज़मीन जायदाद अपने नाम करने का फैसला करते हैं। अगले दिन चारों लोग किसी बहाने से विनीता का घर जाते हैं और चारों लोग घर के अंदर घुस जाते हैं। इन सब में शाइमू उनकी मदद करता है, जो विनीता के घर नौकर का काम करता था। सारे लोग अंदर घुसकर छिप जाते हैं और तय करते हैं कि सुनीता के आने पर वे विनीता, सुनीता और राघव को जान से मार देंगे। विनीता घर में काम कर रही थी। उस दिन सुनीता स्कूल से थोड़ी जल्दी आ गई। विनीता ने सुनीता से पूछा, भैया कहाँ हैं? सुनीता ने कहा, माँ, भैया को देर लगेगी, वह स्कूल के काम में हाथ बटा रहा है, इसलिए उसे थोड़ा लेट होगा आने में। विनीता और सुनीता की बातें वो चारों लोग सुन रहे थे। सब एक दूसरे को इशारा करते हैं। तभी घर का नौकर विनीता से कहता है, मालकिन, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं शाम तक आ जाऊँगा। विनीता नौकर से कहती है, ठीक है, शाम तक आ जाना। नौकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपने घर नहीं जाता। वह पीछे के रास्ते से जाकर घर के सारे दरवाजे बाहर से बंद कर देता है और घर के अंदर छिप जाता है। विनीता और सुनीता हॉल में खाने की तैयारी कर रही थीं। तभी वो चारों लोग हाथों में हथियार लेकर विनीता के सामने आते हैं। विनीता कहती है, तुम लोग अंदर कैसे आए? विनीता इतना कह ही रही थी कि वो लोग बोले, जितना बोलना है बोल ले, वैसे भी आज तेरा आखिरी दिन है। इतने में शाइमू आया, उस घर का नौकर। विनीता शाइमू से कहती है, शाइमू, देखो ये सब मुझे मारने आए हैं, जल्दी से पुलिस को बुलाओ, कुछ तो करो शाइमू, वरना ये मुझे और मेरी बेटी को मार देंगे। शाइमू विनीता से कहता है, आप टेंशन मत लो मालकिन, मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही शाइमू चाकू निकालकर विनीता के पेट में मार देता है और ऐसा करके वह लगातार 4 से 5 बार जोर जोर से वार करता है। विनीता बहुत ही दर्द से चीख रही थी और सुनीता से कह रही थी, बेटा तुम भाग जाओ, बेटा तुम चले जाओ। सुनीता वहाँ से भाग ही रही थी कि इतने में किसी ने रॉड से सुनीता के सिर पर जोर से वार किया। सुनीता वहीं जोर से गिर गई और उसका सिर फट गया।
हर जगह खून खून हो गया। दोनों माँ बेटी जमीन पर पड़ी थीं। दोनों एक दूसरे को ही देख रही थीं और बहुत ही बुरी तरह तड़प रही थीं। जब ये सब हो रहा था तब राघव बाहर से देख रहा था। ये सब देखकर रोए जा रहा था। जैसे ही माँ बेटी मर गईं, राघव वहां से भाग गया और जाकर जंगल के बीच में छुप जाता है। वो 4 लोग और शायमू सब मिलकर राघव को ढूंढ रहे थे, लेकिन राघव कहीं नहीं मिला। फिर शायमू ने कहा, वो भगोड़ा नहीं आएगा, और आएगा तो वो भी वैसे ही मरेगा जैसे उसकी माँ और बहन को मारा था। इत्तेफाक से राघव उसी पेड़ के ऊपर बैठकर सब सुन रहा था। वो 5 लोग फिर गांव में चले जाते हैं और सब मिलकर पैसा, जमीन आपस में बांट लेते हैं। राघव मन ही मन में ठान लेता है, मुझसे मेरी माँ और बहन को छीना है ना, मैं 5 लोगों को नहीं, उससे भी ज्यादा बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उनको तो मारूंगा ही, गांव में भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक एक को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इतना कहकर राघव वहां से भाग जाता है। भागते भागते वह एक अघोरी के पास पहुंच जाता है। अघोरी राघव से कहता है, आ बच्चा, बहुत परेशान है, बोल बच्चा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। इतना सुनकर राघव उस अघोरी से कहता है, महाराज जी, आपको कैसे पता मैं बहुत तकलीफ में हूं। अघोरी राघव से कहता है, बेटा, मुझे सब पता है कि तेरे साथ क्या हुआ है। राघव अघोरी से कहता है, महाराज जी, मुझे इतना शक्तिशाली बना दो कि मैं अपना बदला ले सकूं। लेकिन अघोरी राघव से कहता है, मैं तुम्हें सिखा तो दूंगा, लेकिन जब तुम अपने काम में सफल हो जाओगे तभी तुम्हारी भी मृत्यु अपने आप होगी। क्या तुम्हें मंजूर है। राघव ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और हाँ कह दिया। अघोरी ने राघव से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। राघव ने अघोरी से कहा, महाराज जी, जब मैं अनाथ था, जब मैं एक रोटी के लिए तड़पता था, तभी उस गांव में विनीता चाची और उनकी बेटी रहने आईं। मुझे रोता देख, मेरी तकलीफ देख, मुझे रोटी दी खाने को, मुझे अपने घर में सहारा दिया, बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखा, मुझे पढ़ाया। मैं तो उनका कोई नहीं लगता था, फिर भी मेरे लिए इतना कुछ किया। इतना सब चीज़ों के आगे मेरी जान क्या चीज़ है, मैं हंसते हंसते अपनी जान दे दूं। इतना सुनते ही वह अघोरी राघव से कहता है, ठीक है बेटा, आज तुम आराम करो, कल से हम उस विद्या को सीखेंगे। अघोरी की बात सुनकर राघव वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह अघोरी राघव को वह विद्या का पहला चरण सिखाता है। वह अघोरी राघव से कहता है, मैं तुम्हें ऐसी विद्या सिखाऊंगा कि किसी को शक तक नहीं होगा कि तुम सबकी जान ले रहे हो। अघोरी राघव को 1 साल में वह विद्या सिखा देता है और वह राघव से कहता है, मैंने तुम्हें विद्या सिखा दी है, अब तुम्हें और 4 साल देना है, तब जाकर तुम इस विद्या में निपुण होगे। राघव अपनी जी जान लगा देता है और 4 साल में उस विद्या में महारत हासिल कर लेता है। राघव को कुल 5 साल लगे विद्या सीखने में। 5 साल बाद राघव अघोरी से कहता है, खूब खूब धन्यवाद अघोरी जी, आपने मुझे यह विद्या सिखाई। अघोरी उस राघव से कहता है, धन्यवाद तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें गुरु दक्षिणा भी देनी होगी। जब तक तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे तब तक ये विद्या सफल नहीं होगी। राघव अघोरी से कहता है, जी महाराज, आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा। अघोरी राघव से कहता है, मुझे तुम्हारी बलि चाहिए। इतना सुनकर राघव चौंक जाता है और कहता है, मेरी बलि गुरुजी। अघोरी कहता है, अगर तुम नहीं देना चाहो तो भी ठीक है। लेकिन राघव कहता है, अघोरी जी, कोई बात नहीं, मैं आपको हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि जब मेरे पास कोई नहीं था तभी आपने मेरी मदद की, इसलिए जब मैं अपने काम में सफल होऊंगा तब मैं आपके पास आऊंगा। तभी अघोरी राघव से कहता है, जब तुम अपने काम में सफल हो जाओगे तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे घर में तुम्हारी बलि दूंगा, जिससे उस गांव में सिर्फ तुम्हारी आत्मा रहेगी और तुम उस गांव पर राज करोगे, ताकि फिर कभी उस गांव में निर्दयी लोग ना आ पाए, सिर्फ अच्छे लोग ही उस गांव में रह पाए। राघव उस अघोरी से कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं जैसे ही अपने काम में सफल होऊंगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।
इतना कहकर राघव उस अघोरी का आशीर्वाद लेकर अपना मकसद पूरा करने निकल जाता है। राघव अपनी विद्या से अपना रूप बदल देता है और उस गांव में रहने लगता है। राघव अपनी विद्या से बहुत ही पैसा बना लेता है, इसलिए उसे गांव वालों से दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। वह कुछ ही दिनों में गांव वालों का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है और धीरे धीरे करके उन सबको ढूंढता है जिन्होंने उसकी मम्मी और बहन को मारा था। एक सुबह नदी के तट पर एक लाश मिलती है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, उस आदमी का आधा शरीर पेड़ पर लटका था और आधा शरीर नदी के पास पड़ा था और हर जगह खून खून पड़ा था। ये देखकर सब चौंक गए थे, क्योंकि पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था इस गांव में। सारे लोग देखते रह गए थे कि आखिर किसने इसे मारा होगा और क्यों मारा, और सबसे बड़ी बात, कब मारा। इतना सब हो गया और किसी को पता ही नहीं चला। तभी एक आदमी की नज़र उस बॉडी के बाजू वाले बोर्ड पर गई। उसमें लिखा था, ये तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे और 4 लोग मरेंगे और इससे भी बुरी तरह मरेंगे और तड़प तड़प कर मरेंगे। ये पढ़कर सारे लोग आपस में फुसफुसाने लगे। कौन 4 लोग? ये किसके बारे में लिखा है? तभी सरपंच जी ने कहा, सब शांत रहिए, इसका हल हम ढूंढेंगे। कृपया अभी सब अपने घर जाइए और शाम में 5 बजे चौराहे पर मिलिए। इतना सुनकर सब घर चले जाते हैं और शाम 5 बजे चौराहे पर मिलते हैं। सरपंच जी सबसे कहते हैं, अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने इसका एक हल निकाला है। मैंने तय किया है कि अब से हम सारे मर्द गांव की रखवाली करेंगे। जैसे रोज़ पहरा देना है, तो हमारे गांव में 60 मर्द हैं, तो एक दिन 30 मर्द पहरा लगाएंगे और अगले दिन बाकी 30। अगर किसी को मेरे इस फैसले से आपत्ति हो तो इस पंचायत में अपनी राय दे सकता है। लेकिन सारे लोगों ने मिलकर कहा, नहीं सरपंच जी, हमें आपकी बात मंजूर है। हम आज रात से ही 30-30 की टोली बनाकर पहरा देना शुरू करेंगे। तभी सरपंच जी ने कहा, तो फिर तय रहा, हम आज से ही पहरा देना शुरू कर देंगे। सारे मर्द गांव के चौराहे पर मिलेंगे ठीक 10 बजे। इस फैसले से सबको थोड़ी राहत की सांस मिली और सब अपने घर चले गए। जिनकी बारी थी वे सब गांव के चौराहे पर मिले। उस रात जितने भी लोग पहरा दे रहे थे उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा, सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन उस घटना के बाद अगली घटना बाहर नहीं अंदर घटने वाली थी। ये बात से सब अनजान थे। सुबह जब एक आदमी लोहार के पास गया कुछ काम से, तभी पता चला कि लोहार की मौत हो चुकी है। लोहार की गर्दन टेढ़ी थी, आंखें खुली थीं, जैसे मौत आने के बाद भी उसका चेहरा फ्रीज हो गया हो। यह वही लोहार था जो राघव का मजाक उड़ाता था। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी कि लोहार भी उन 5 लोगों में से एक था। उस लाश के बाजू में एक बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था, अब और 3 लोग बचे हैं। गांव में 2 मौतें हो चुकी थीं और गांव में सब डरे हुए थे। ये बात सबको पता चल गई थी कि चाहे तुम बाहर रहो या घर के अंदर, अगर तुम भी उन 5 में से एक हो तो तुम्हारा मरना तय है। धीरे धीरे राघव ने और 2 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। अब सिर्फ एक आदमी बचा था। अब उस आखिरी आदमी की बारी थी जिसने विनीता को चाकू मारा था, यानी समझ लो श्यामू की बारी थी। श्यामू दिन में नौकरी करता था और शाम में चोरी करता था। पैसे से वह एक चोर भी था। उसे पता था कि अब उसकी बारी कभी भी आ सकती है, तो वह राघव के घर चोरी करने चला जाता है, क्योंकि पूरे गांव में वह सबसे अमीर इंसान था। श्यामू पैसे, गहने और ढेर सारे मोती और कीमती चीज़ें एक पोटली में डालकर निकलने ही वाला होता है, लेकिन उसकी नज़र बेसमेंट में पड़ती है। वह बेसमेंट में देखने जाता है कि वहाँ पर क्या है। वह चौंक जाता है। बेसमेंट में विनीता, सुनीता और राघव की फ़ोटो होती है। श्यामू सोचता है, विनीता, सुनीता और राघव की फ़ोटो राघव के घर क्या कर रही है? क्या ये राघव और वह राघव एक ही हैं? श्यामू इतना सोच ही रहा था कि उसकी नज़र राघव की पेंटिंग्स पर पड़ती है। श्यामू एक एक करके पेंटिंग्स देखता है। उन पेंटिंग्स पर डेट और सिग्नेचर दोनों थे। सारी डेट्स उन सारे लोगों के मरने से पहले वाली डेट्स थीं। श्यामू को अब शक था कि ये सारी मौतें राघव की वजह से तो नहीं हो रही थीं।
तभी श्यामू को किसी के पैरों की आवाज़ आने लगी। श्यामू वहीं छुप जाता है। राघव अंदर आता है और अपनी माँ की फोटो के पास खड़ा रहकर विनिता से कहता है, माँ, मैंने तुम्हारे सारे हत्यारों को मार डाला है, बस अब एक श्यामू बचा है। माँ, आपकी कसम, मैं श्यामू को बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं माँ। इतना कहकर राघव वहां से चला जाता है और सही मौका देखकर श्यामू वहां से निकल जाता है। श्यामू का शक अब यकीन में बदल चुका था। अब श्यामू को पूरा यकीन था कि कभी भी वो मर सकता है। इसलिए उसने जो भी चुराया था सब इकट्ठा करके अपनी बीवी को दे दिया और अगले दिन श्यामू की बड़ी ही बेरहमी से मौत हो जाती है। कहीं श्यामू की चमड़ी पड़ी थी, कहीं उसका मांस पड़ा था। उसके शरीर के इतने टुकड़े पड़े थे कि गिनना मुश्किल था और सब टुकड़ों के ऊपर उसका सर रखा था और उसके सिर के बाजू में लिखा था, मेरा आधा बदला पूरा हुआ, अब गांव वालों की बारी है, कोई नहीं बचेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर गांव वाले सारे डर जाते हैं और सारे लोग मिलकर गांव से भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन कोई गांव की देहरी भी पार नहीं कर पाता है। सारे गांव के लोग जिंदा जल जाते हैं और राघव उन गांव वालों को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है और ज़ोर से कहता है, माँ, मैंने हमारा बदला ले लिया, हमारा बदला पूरा हुआ। अब तुम सोच रहे होंगे कि अगर पूरा गांव जल गया तो ये सारी बातें मुझे कैसे पता? क्या मैं राघव के बदले से बच गया था? इसका जवाब है नहीं। आप सबको जानकर हैरानी होगी, मेरा नाम श्यामू है और ये सारी कहानी मैंने ही लिखी है। जिस दिन मैं राघव के घर गया था तभी बेसमेंट में मैंने मेरी भी तस्वीर देखी थी और गांव वालों की भी। राघव की पेंटिंग और मौत में करीब 12 घंटे का समय होता है, इसलिए मैंने ये सारी बातें एक चिट्ठी में लिखकर अपने दोस्त मेहुल को भेज दी थी। वो पेशे से इंस्पेक्टर है। शायद जब तक उसे ये चिट्ठी मिले या वो पहुँचे, मैं मर चुका होऊंगा या पूरा गांव बर्बाद हो चुका होगा। मेरा नाम मेहुल है और ऊपर वाली कहानी मेरे दोस्त श्यामू के द्वारा लिखी गई है। श्यामू की मौत के बाद मैंने गांव में जाकर छानबीन की। उस गांव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे गांव में आग लगा दी हो। हर जगह मुझे राख के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। टूटे हुए, जले हुए मकान, बंजर खेत और हर जगह राख। लेकिन वहां सिर्फ एक ही घर बचा था, वो विनिता का घर था। मैंने राघव को हर जगह ढूंढा, पूरी जी जान लगा दी, लेकिन राघव कहीं नहीं मिला। मगर मुझे पूरा यकीन है कि राघव अभी उसी गांव में होगा। आज भी जो भी उस गांव में रहने आता है या तो पागल हो जाता है या बुरी तरह मारा जाता है। आज भी राघव उसी गांव में रहता है, लेकिन उस गांव में किसी को रहने नहीं देता है। अब उस गांव को श्रापित गांव या श्रापित पेंटर वाला गांव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, राघव ने सही किया या उसे सारे गांव वालों और उन हत्यारों को माफ कर देना चाहिए था और एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए थी? उस दिन के बाद राघव सिर्फ एक नाम नहीं, डर बन चुका था। क्या आप कभी ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां राघव जैसे पेंटर रहता हो? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। और अगर आपके साथ भी कभी कोई रहस्यमयी, डरावनी घटना घटी हो तो हमें ज़रूर भेजिए। हो सकता है अगली बार हम सुनाई आपकी ही कहानी पूरी दुनिया को। मैं हूं मिस्टर गोस्ट और अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी के साथ।